नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बैचला रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों देखिए, जैसे अभी हमारा दिल्ली पुलिस का भी है, यूपीएसआई का भी है, फायरमैन वगैरह का भी है, तो बहुत सारे टेस्ट नज़दीक आ रहे हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि भाई अभी जो हमारा रेगुलर क्लास चल रही है जीके रीजनिंग मैथ की, उसमें हिंदी जो है, क्योंकि फायरमैन और यूपीएसआई में हिंदी भी आएगी, तो अभी आपके लिए ये सूचना देना चाहते हैं कि आगे से कोशिश रहेगी कि हम हिंदी की एक्स्ट्रा क्लास आपकी शाम की के लिए एक वीडियो एक्स्ट्रा लगा दिया जाए। ठीक है, तो बीच बीच में शाम के टाइम हिंदी की भी क्लास आया करेगी। अब आपके आगे से अपनी जो रेगुलर क्लास रहेगी उसमें हिंदी नहीं ऐड करेंगे, हम हिंदी की एक्स्ट्रा क्लास में सप्ते में 1 या 2 दिन जो लेंगे हम, तो वो शाम के टाइम डाला करेंगे। और सुबह के टाइम अपना 12 और 1 बजे के बीच जो भी क्लास आएगी वो रेगुलर क्लास आएगी। ठीक है भैया, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक रीजनिंग। भाई देखिए, रीजनिंग में हमने कई सारी वीडियो बनाई हैं, तो आज जो है हम रीजनिंग में ले रहे हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधी। देखिए, अगर इसकी बात करते हैं हम, तो बहुत सारे सोचते हैं कि ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सारे सोचते हैं बहुत टफ चैप्टर है। इस चैप्टर को आप आसान भी नहीं कह सकते, टफ भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अगर आप इसको सिस्टम से कर रहे हैं तो बड़े आराम से हर सवाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही सोच रहे हैं तो लगभग 70% सवाल आराम से हो जाते हैं, 30% होते ही नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं आपके इस चैप्टर के 100%, याद रखना 99 नहीं, 100% सवाल ठीक हों। क्योंकि कंपटीशन में आप तभी आएंगे सर जब रीजनिंग का हर चैप्टर 100% लेकर चले आप। 99%, अभी आपने सपोज कीजिए डायरेक्शन वाले में 80% है, ब्लड रिलेशन में 80% है, सीरीज में आप 70% है, कोडिंग डिकोडिंग में 70% है, तो कंपटीशन से तो बाहर हो गए ना। समझ में आ गया ना? तो इसीलिए हमें हर चैप्टर को 100% करना है। अब इसको 100% करने के लिए एक तो ये याद रखना भाई, बहुत सारे क्या करते हैं कि वो 2 या 3 मिनट की वीडियो देखते हैं, निर्धारित कर लेते हैं कि लास्ट तक यही होगा। देखिए, हम जब भी चलेंगे किसी भी चैप्टर पर तो ऐसे धीरे 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 ऊपर बढ़ते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले ऊपर पढ़ा दिया फिर नीचे आएंगे। तो बहुत सारे क्या देखते हैं कि नीचे, यार ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता, तो वो वहीं पर स्किप कर देते हैं वीडियो को, और वहीं पर उनकी कमजोरी रह जाती है। तो एक तो अगर आप सीरियस हैं तो पूरी वीडियो देखिए लास्ट तक। अभी हम कुछ नियम बताने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन के, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो कभी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम ब्लड रिलेशन यानी रिश्तेदार वाले सवाल करते हैं तो भाई याद रखना कि इसमें भी कई तरह के सवाल बनते हैं सर। ठीक है, एक सवाल होता है जिसमें तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा, एक सवाल होता है ए बी का पुत्र है, सी डी की बहन है, इस तरह का जो होता है, तो वो टाइप के। तो हम पहले टाइप के सवाल कर रहे हैं जिनके लिए हमें मैप बनाने की जरूरत पड़ती है। याद रखना, मैप बनाना। तो अगर आप मैप बनाकर इस सवाल को करें, उन सवालों को, तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इजी सवाल है, 2 या 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति दे रखे, 5 दे रखे तो चल जाएगा, लेकिन 7-8 व्यक्ति दे दिए तो घूम जाते बिना मैप के। तो मैप बनाते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना है? देखिए, पहली बात जो है, मैप बनाते वक्त हमें पीढ़ी यानी जनरेशन का ध्यान रखना है। हर किताब में आपको मैप का बनाने का तरीका मिलेगा, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। जो हम बता रहे हैं वो हर चीज़ परफेक्ट है, और ये भी बताएंगे इसमें गलती क्यों हो जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसको देखिए सर, तो मैप बनाने के लिए पहले ध्यान रखना पीढ़ी यानी जनरेशन। पीढ़ी यानी जनरेशन। ठीक है, अगर आप इसको जानते हैं पीढ़ी या जनरेशन को, तो क्या होता है कि मैप बनाकर देखने पर ही आपको आधा सवाल खत्म हो जाता है। कई बार तो होता है मैप बनाया, कुछ कैलकुलेशन नहीं की, समझ में आ गया कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं पीढ़ी जनरेशन क्या होता है। देखिए सर, मान लिया ए नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, तो हमें ए के साथ 5 पीढ़ियों में डील करना है। याद रखना 5 पीढ़ी टोटल डील करनी है, 2 पीढ़ी इससे ऊपर, 2 पीढ़ी नीचे और 1 पीढ़ी इसके बराबर की। तो ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसके बराबर की पीढ़ी में कौन कौन शामिल होते हैं? थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख देता हूं यहां से, क्योंकि हमें स्पेस चाहिएगा। ए नाम का कोई व्यक्ति है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बराबर की पीढ़ी में माने जाते हैं, कुछ हमारे रिलेटिव ऐसे होते हैं जो बराबर की पीढ़ी में होते हैं, तो उनकी बात करते हैं सर। तो बराबर की पीढ़ी में हमारे भाई बहन, ठीक है, भाई बहन, पति पत्नी बराबर की पीढ़ी में होते हैं।
जितने भी कजिन होते हैं, कजिन यानी चचेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरा ममेरा फुफेरा, जितने भी होते हैं वो जो कजिन होते हैं, कजिन लिख रहा हूँ, इंग्लिश का शब्द लिख रहा हूँ मैं, वो सारे के सारे कजिन या कजन इसी में होते हैं। ठीक है, भाई बहन, पति पत्नी, कजिन सारे बराबर की पीढ़ी में होते हैं। और आप सोचिए थोड़ा सा, बराबर की पीढ़ी में कौन होते हैं? ठीक है भाई, बहुत अच्छे। जीजा साला, आपस में जीजा साले भी एक ही पीढ़ी के माने जाएंगे। भाभी, देवर, जेठ, ये सब कौन होते हैं? ये सब एक पीढ़ी के होते हैं। आप नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है। तो एक ही बराबर की पीढ़ी में ये होते हैं सर। अब इसके बाद एक पीढ़ी देखते हैं हम ऊपर। ऊपर का मतलब जो हमसे एक पीढ़ी बड़े हैं। ऊपर जो लेना आपको बड़े वाले लेना है। तो हमसे एक पीढ़ी बड़े में कौन आते हैं? हमारे माँ बाप, हमारे चाचा चाची, ताऊ ताई। ठीक है, चाचा चाची, ताऊ ताई सारे इसमें आगे। बुआ फूफा इसी में आगे। और मामा वगैरह, मामा मामी, ये हमारे इसी में आगे। एक और बताएंगे आप, देखिए चाचा चाची, माँ बाप, चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी, ये सब एक पीढ़ी ऊपर आ गए। एक आप सोचिए, बहुत अच्छे, सास ससुर भी इसी में होते हैं, मौसा मौसी भी इसी में होते हैं। एक बात और सर, देखिए अगर आप हिंदी में हैं, जैसे चाचा को अंकल बोलते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन मामा को बोलते हैं मैटरनल अंकल। तो अगर आपके पिता की तरफ से कोई रिलेशन है, वही रिलेशन माँ की तरफ से होगा तो उसको मैटरनल अंकल लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैटरनल अंकल समझ में आ गया सर कि कौन हो गया? मैटरनल अंकल में मामा हो गया सर। ठीक, अब ये एक पीढ़ी ऊपर हो गई। दो पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर के लिए हम दो एरो लेते हैं सर, एक एरो यहाँ, एक एरो यहाँ। तो दादा दादी और नाना नानी, दो पीढ़ी ऊपर हो गए। एक पीढ़ी नीचे आते हैं। एक पीढ़ी नीचे में कौन आते हैं सर? पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी। ठीक है, और कौन आएगा? ओके, बहुत अच्छे। पुत्र वधू यानी बहू, पुत्र वधू, दामाद आदि। ठीक है, एक और पीढ़ी नीचे आते हैं, यानी अब दो पीढ़ी, तो दो एरो लगा लिए। कौन है भैया? देवता, देवता यानी नाती, जिसको हम नाती बोलते हैं। ठीक है, और पोता यानी पोत्र, देवता और पुत्र, ये हो गए। तो ये हमारी 5 पीढ़ी है भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, ये पांचों पीढ़ी आपको याद होनी चाहिए। इसमें मैंने बताया ए नाम का व्यक्ति 2 पीढ़ी ऊपर 2 पीढ़ी नीचे जाएगा सर। अगर आप इसी तरह से लेकर चल रहे हैं, ध्यान से सुनना, तो आपकी बहुत सारी समस्या सोल्व हो गई। दूसरा, अभी कुछ शब्द और हैं, जैसे अभी हमने बताया पोत्र। पुत्र का मतलब होता पोता, ग्रैंडसन। ठीक है, मतलब बेटे का जो बेटा होता है उसे पुत्र बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही पोत्री भी आ जाती है और पोती भी आ जाती है। पुत्री यानी पोती भी आ जाती है। ऐसे ही नाती, एक शब्द होता है नाती, नाती को बोलते हैं देवता। नाती भी आ सकता है, देवता भी आ सकता है। तो नाती का मतलब क्या होता है सर? नाती का मतलब होता है जो बेटी का बेटा होता है, नाती बोलते हैं उसे। नाती का मतलब होता है बेटी का बेटा। ठीक है, और नातिन, नातिन का मतलब देवती यानी पुत्री की पुत्री, यानी बेटी की बेटी, बेटी का बेटा, बेटी की बेटी, बेटी का पुत्र, और ये बेटी की पुत्री। ठीक है, एक बात और, नातिन या देवती को क्या बोलते हैं? नवासी भी बोलते हैं सर। ये सब जो कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, नवासी भी बोलते हैं। और एक शब्द अभी मैंने बताया बहू। बहू का मतलब हमारे दिल्ली एनसीआर में लोकल में कुछ और ही माना जाता है। बहू का मतलब होता है पुत्रवधू, बेटे की पत्नी को बोलते हैं पुत्रवधू, लेकिन कुछ जगह पर बहू का मतलब पत्नी भी माना जाता है। ठीक है, वो अलग चीज है। हमें अगर बहू मिलता है तो इसका मतलब पुत्रवधू मानकर चलेंगे। ओके, अगर शब्द लिखा मिलता तो ये चीज भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अभी मैप बनाते वक्त हमें एक चीज और देखनी है सर। देखिए, सपोज कीजिए ये कह रहा है
ए बी का पुत्र है, कह रहा ए बी का पुत्र है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे कि भाई नीचे पुत्र है। आपको अभी बताया कि एक पीढ़ी नीचे तो एक रखेंगे, तो ए बी का पुत्र है, क्लियर हो रहा है कि पुत्र कौन सा, ए है। लेकिन अगर ये कह रहा है ए बी की पत्नी है, अगर हमने ऐसे लिख दिया, अभी हमारे सामने लिखा हुआ ए बी की पत्नी है, बी सी का भाई है, सी डी की, इस तरह का कोई चलता रहेगा जब, ठीक है। तो जब 4-5 रिलेशन आ जाएंगे तो हम भूल जाएंगे पत्नी ये है ये है, कैसे पता चलेगा, फिर दोबारा सवाल पढ़ोगे क्या। तो ऐसी चीज से समस्या उत्पन्न हो सकती है सर, पता ही नहीं चलेगा सर। तो उसके लिए बहुत अच्छा एक तरीका है, एरो सही लगाना पड़ेगा। अगर बराबर की पीढ़ी है तो एरो का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है सर, ठीक है। अगर एरो उल्टा हो गया तो जो मामा होना था वो मौसी बन जाएगी सर, मौसा हो जाएगा या मौसी हो जाएगी, ऐसा उल्टा सीधा बन जाता है रिलेशन। तो इसीलिए आपको एरो का मालूम होना चाहिए। देखिए सर, एरो पर आने से पहले मान लिया ये लिखा आ गया ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र ए है और ए पुत्र है बी का। ये 3 चीज लिखी हुई है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट है वो तो खैर जानते ही हैं, लेकिन जो ऑनलाइन हैं, जो हमारे पास नहीं पढ़े हैं, उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप ट्राई कीजिए, आपको ये बताना ये जो 3 लैंग्वेज लिखी हुई है इनमें से कौन सी एक लैंग्वेज अलग है। थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, सोचिए। ओके भाई, बहुत अच्छे। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके ये सोचा होगा कि कौन सी लैंग्वेज अलग है। तो भाई सही आंसर है कि इन तीनों का मतलब ही एक है, तीनों में कोई भी अलग नहीं है। ये लिखने का मतलब क्या है सर? तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके सामने इन तीनों लैंग्वेज में से कोई सी भी लैंग्वेज आपके सामने आ सकती है सर। हिंदी मीडियम में यही होता है कि इनमें से कोई सी भी आ सकती है। अब जनरली होता क्या है कि एक स्टूडेंट एक लैंग्वेज में परफेक्ट होता है, दूसरी लैंग्वेज उसे कंफ्यूज करती है। तो आपको करना क्या है कि तीनों लैंग्वेज पर पकड़ बनानी है। अब ये तो कहेंगे जी ये तो कन्फ्यूजन का सिस्टम हो गया, अभी हमने छोटी सी चीज़ लिखी उसी में थोड़ा सा बहुत सारे कन्फ्यूज हो गए। जब ये पूरे सवाल के अंदर आएगी तो कन्फ्यूजन कितना बड़ा हो सकता है ये आप समझ सकते हो। भाई ये तो एक ही लाइन लिखी हुई है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन के अंदर आ गई, वहाँ पर और भी रिलेशन लिखे हुए हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कंफ्यूज हो गए, हो सकते हो। और शकना जो होता है वही खतरनाक हो जाता है। तो आ जाते हैं, इससे बचने के लिए हमें क्या बताना है। ए बी का पुत्र है, ठीक है। ए बी का पुत्र जब बोल रहा है ये तो क्या कह रहा है, बी का पुत्र है ए, और हमें एरो जो लगाना है ऐसे लगाना है, ठीक है, कि पुत्र ये है ए। अगर सपोज करिए मैं आपसे ऐसे की बजाय पुत्र की जगह मैं दूसरा शब्द लिखता हूं, भाई का प्रयोग करते हैं या पति का प्रयोग करते हैं। अब ये लिखा हुआ है, सोच कर देखिए एरो कैसे लगाना उस पर ही आ रहे हैं हम। ए बी का पति है। अब मैं आपसे कहूंगी इनमें पति कौन है, तो आप इशारा करेंगे, इशारे से बताना, बोलकर नहीं बताना कि ए पति है। आपको बताना कि पति कौन है, ए बी का पति है, तो आप इशारे से बताएंगे ये पति है, ठीक है। अगर पूछा जाए पति कौन है तो आप कहेंगे ये है। तो इशारा जो है वो एक ही तरफ होना चाहिए। तो जो हमारा एरो है उसका इशारा एक ही तरफ होना चाहिए। पति कौन है, ये है, जिसकी तरफ एरो इशारा कर रहा है। जो हमारा तीर है जिसकी तरफ इशारा कर रहा है वो पति है, पति ए है भाई, इसका मतलब, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे एरो इधर लगाएं या इधर लगाएं, तो उसके लिए आ जाइए। अभी जो मैंने आपको अभी लैंग्वेज दी थी वो तीनों लैंग्वेज दोबारा से लिख दी मैंने।
ए बी का पति है, बी का पति ए है, ए पति है बी का, तीनों का मतलब एक ही है। इसमें पति कौन है? ए पति है बी का। यहां कह रहा है बी का पति कौन है? ए है, ए पति है बी का, तीनों का मतलब एक ही है। तो तीनों का मतलब यही, तीनों के लिए यही लगना चाहिए। तो आपके लिए एरो लगाने के लिए एक बहुत आसान तरीका है, इन 3 लैंग्वेज से अलग कुछ नहीं आएगा। सर देखिए, सपोज कीजिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए और बी 2 व्यक्ति हैं और इनके पास तीर है, ठीक है। एक व्यक्ति ने तीर छोड़ा। अब देखिए सर, ये जो तीर है ये किसका होना चाहिए? जब तीर बी से ए की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब जो एरो है या तीर है वो बी का तीर है। तो आप अपने आप से देखिए, अगर कभी कंफ्यूज हो जाए तो आप अपने आप से एक सवाल कीजिए, ये तीर किसका? आंसर मिलेगा तीर किसका? बी का। देखिए यहां पर आंसर बी का, बी का, बी का। तीर किसका? बी का। हर एक लैंग्वेज कुछ भी है उसमें आंसर मिल रहा है, तीर किसका है? बी का है। तो इसका मतलब जिसके साथ का लगा हुआ है, ध्यान से सुनना, जिसके साथ का या की लगा हुआ है उससे एरो दूसरे की तरफ लगेगा, सदा ये ध्यान रखना। टेंशन खत्म। 3 लैंग्वेज में से कोई सा भी है। अब समझ करिए कि तीर बी का है तो वो खुद को तो मारेगा नहीं, ए की तरफ चलाएगा सर। तो तीर बी का था, ए की तरफ चलाया, तो इसके का मतलब जिसके साथ का लगा हुआ है उससे एरो दूसरी तरफ जाएगा। ये क्लियर हो गया? एरो भी क्लियर होता है। एक और सर जब हम इनको करते हैं इस एरो का योगदान क्या है, क्यों जरूरत है, उस पर आते हैं। सर सपोज कीजिए ए बी का पुत्र है परंतु बी ए का पिता नहीं है। क्या यह संभव है? सोचिए सर, ए बी का पुत्र है परंतु बी ए का पिता नहीं है। हाँ जी भाई, संभव है। संभव क्यों है कि ए बी का पुत्र है परंतु बी ए का पिता नहीं है? तो इसका मतलब बी ए की मां है। समझ में आ गया ना? और हमारी टेंडेंसी क्या होती है एग्जाम हॉल में भी कि जैसे उसने कहा ए बी का पुत्र है तो हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बी को ए का पिता मान लेते हैं, जबकि रीजनिंग यही कहता है कि आपको जितनी भी संभावनाएं सभी पर गौर रखना है कि बी पिता भी हो सकता, मां भी हो सकती है, ए पुत्र है, ये पता चल गया। इसीलिए एरो की बहुत जरूरत पड़ती है। अब एक छोटा सा मैप देखते हैं हम जिससे कि आपको एरो समझ में आ जाएगी। देखिए पी आर का भाई है, टी पी का पिता है, एन के का पिता है, के आर का पुत्र है, के आर का पुत्र है। अब पूछ रहा है पी का एन से क्या संबंध है? पी का एन से क्या संबंध है? मान लिया ये सवाल पूछा गया तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर 4-5 शब्दों का प्रयोग किया है, और भी बड़े हो सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले चलते हैं, पी आर का भाई है, ध्यान से सुनना, पी आर का भाई है तो आर यहाँ पर है, यहाँ लिख लेते हैं, और इसका भाई है पी, ठीक है। अब हमें यहाँ पता चल गया कि पी आर का भाई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आर जो है बहन है या भाई है। ये तो भाई है पक्का है, इसका जेंडर नहीं पता हमें। टी पी का पिता है, इसका पिता है टी, ऊपर ध्यान से देखना भाई, बराबर की पीढ़ी ऊपर की पीढ़ी, पिता ऊपर है, और टी पी का पिता है, पी के साथ का लगा हुआ तो पी से एरो ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। एन के का पिता है, अभी हमें नहीं पता कहां पर आएगा। के आर का पुत्र है, इसका पुत्र कौन है? के, ये भी कर दिया हमने। एन के का पिता है, इसका पिता कौन है? एन। अब पूछ रहा है पी का एन से क्या संबंध है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जगह बना लेते हैं यहां पर हमने, पी का एन से संबंध, इसको थोड़ा सा जगह, एन के का पिता बोला था हमने,
के का पिता कौन है भैया? एन, यहां पर पिता। अब एन का और पी का संबंध पूछ रहा है। देखिए पहली चीज तो ये हो गई कि एन और पी एक ही पीढ़ी में आ गए, यानी कि ये ससुर सास नहीं हो सकते, पुत्र पुत्री नहीं हो सकते, ठीक है। दोनों जेंट्स हैं तो मतलब ये जो है पिता पुत्र भी नहीं हो सकते, ससुर दामाद भी नहीं हो सकते हैं, तो एक ही पीढ़ी के हैं सर, याद रखना। तो बहुत सी चीजें तो हमारी मैप को देखकर ही क्लियर हो गई। ओके, अब दूसरी चीज सर, अब कैसे पता चले ओरिजिनल रिश्ता क्या है? देखिए ये इसका बेटा है, अब ये आर जो है या तो क्या है, या तो माँ है या पिता है। अब देखिए इस रिश्ते और इस रिश्ते आर के दो रिलेशन बताए, लेकिन दोनों रिलेशन में ये नहीं बताया कि आर मेल है या फीमेल है, ठीक है। लेकिन ये जो है या तो माँ है या पिता है। अब के का पिता ये है तो आर कौन होगी? माँ होगी पक्का भाई। जब के पुत्र है तो आर या तो पिता था या माँ थी, तो लेकिन पिता तो एन है, एन पिता है तो ये माँ है। अब जब ये माँ है इसकी, तो इसका मतलब ये इसकी पत्नी है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एन की पत्नी आर और इसका भाई पी, तो पत्नी पत्नी का भाई कौन हो गया? साला। तो पी एन का साला है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। तो आंसर आ गया पी एन का साला है। अभी ठीक है, ठीक है। तो अभी एक हमने एक छोटा सा सवाल आपको एग्जाम्पल से समझाया, आपको ये समझ में आया हो। अभी देखिए ज़्यादा उस पर मत जाइए, आप ये सोचिए कि कैसे पीढ़ियों का ध्यान रखना है और कैसे एरो का ध्यान रखना, बस दो चीज़ों का ध्यान रखिए। एक और छोटा सा ले लेते हैं हम, ठीक है, देखते हैं। ए टी की पुत्री है, ए टी की पुत्री है, एम एम ए का पुत्र है, एम ए का पुत्र है, आर एम का दादा है और जेड आर की पत्नी है, ठीक है। तो अब बताना है आपको कि ए का जेड से क्या संबंध है, मान लिया ये बताना है। तो अभी हम इस सवाल को भी फिर स्टेप वाइज करते हैं। ए टी की पुत्री है, तो यहां पर लिख दिया हमने टी, और टी की पुत्री हो गई ए। अब देखिए पुत्री नीचे की पीढ़ी में आएगी और टी की इसके साथ के लिखा हुआ है, तो यहां पर हमने पुत्री लिख दिया भाई, ठीक है। एम ए का पुत्र है, इसका पुत्र कौन है? एम, इसका पुत्र है एम। ए का पुत्र एम है तो वो भी एक पीढ़ी नीचे जाएगा। फिर से देखिए ए टी की पुत्री है, टी की पुत्री ए, एम ए का पुत्र है, एम ए का पुत्र हो गया, ठीक है। आर एम का दादा है, अब इसका दादा आर है, ठीक है। दादा का मतलब एक पीढ़ी दो पीढ़ी, यहां पर आर लिखा और दादा लिखा। जेड आर की पत्नी है, इसकी पत्नी कौन है? आर की पत्नी जेड, ओके, ठीक है। अब पूछ रहा है ए का जेड से क्या संबंध है, ए का जेड से संबंध पूछ रहा है। देखिए ये इसका बेटा, अब ये बेटे का दादा, ठीक। ये महिला है, क्लियर हो गया, पुत्री है क्योंकि ये महिला है, ये इस महिला का पुत्र और पुत्र का दादा, दादा का मतलब इसके पिता का पिता यानी पति का पिता, यानी ये कौन हो गया? ससुर, यहां से ससुर, और ये ससुर की पत्नी, पत्नी यानी ससुर की पत्नी कौन होगी? सास। तो जेड सास है और ए पुत्रवधू है। तो पूछ रहा ए का जेड से क्या संबंध है। अब ए का जेड से संबंध बताना है सर, यहां पर भी बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। हमने क्या बताया? जेड सास है, ए पुत्रवधू है। तो इसके लिए देखिए ए का जेड से क्या संबंध है, ए का जेड से क्या संबंध है ये पूछ रहा है। ए कौन है? हमने बताया पुत्रवधू, और जेड कौन है? हमने बताया सास। अब बहुत सारे ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ऑप्शन में एक है, ध्यान से सुनना, पुत्रवधू या सास एक ही ऑप्शन में है तो कोई टेंशन नहीं, कुछ जो भी आए वो लगा देना, फिर आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों आ गए तो कभी कभार होता है,
बहुत कम होता है लेकिन हो जाता है। ए का जेड से संबंध पूछ रहा है और पूछ रहा है कि पुत्रवधु या सास, दोनों ऑप्शन में आ गए तो क्या करेंगे। तो देखिए सर, जिसके साथ का लगा हुआ है तो का को समझिए ए क्या लगी, ए क्या लगी है, पुत्रवधु लग रही है, समझ में आ गया। तो जिसके साथ का लगा हुआ है उसका संबंध बताना है। ए क्या है, पुत्रवधु है, आंसर पुत्रवधु आएगा, सास नहीं आएगा।